गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट हो रही है। एक कायदे को नहीं बस बच्चों, खत्म ही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, वीडियो आ गया भाई। राधे राधे, गुड इवनिंग। आ गए आ गए आ गए। तो जहां तक पढ़ाया वो सब सही है। एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट वाला बता देता हूं। राहुल पूछ रहा है एट ईच स्टेप। याद कर बच्चे, 10 स्टेप जब ऊपर चढ़े थे हम तो कितना घूमे थे? 360 डिग्री। एसेंट मतलब ऊपर जाना। ठीक है राहुल? तो अगर मैं हर 10 स्टेप में 360 डिग्री घूम रहा हूं तो पर सीढ़ी कितना घूम रहा हूं? डिवाइड बाई 10 कर लो तो 36 डिग्री आ जाएगा। सही है? हाँ, सबके कमेंट विजिबल है भैया, सबके का है, सबके कमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। ठीक है, ठीक है, चलिए लाइव क्लास ही है, चिंता ना करें। गुड इवनिंग। एक बार रिवीजन, हाँ बिल्कुल। चलो भाई देख लो, डबल हेलिक्स मॉडल में हमने यही पढ़ा था कि डीएनए मॉलिक्यूल 2 स्ट्रैंड होते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाता है ना? है ना? नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ होते हैं, मोर और लेस 90 डिग्री पर। सही है? और वो स्टेप्स बनाते हैं। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एंटी पैरेलल है कि नहीं? और दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर है। एक टर्न में बच्चे, किशन राजपूत, मैं लेट नहीं आता बच्चे, मैं टाइम से आ जाता हूं। यहां वो सिस्टम ऑन करना पड़ता है, ठीक है? हाँ, ये ना सोचो मैं लेट आता हूं, लेट बिल्कुल नहीं आता, टाइम पे आता हूं। मॉड्यूल में मिस प्रिंट है। बच्चे, हो सकता है आपको वो मॉड्यूल मिला हो जिसमें बेस रेशो दूसरी लाइन में सही है, पहली लाइन में गड़बड़ है। कोई दिक्कत नहीं, बेस रेशो फिक्स है बच्चे। क्या है? AT/GC। वैसे मैं दूसरी कॉपी सेंड करवाने वाला हूं बहुत जल्दी, है ना? एक दो छोटे बहुत वो हैं, वो आ जाएगा आपके पास, है ना? अच्छा ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है, दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर है। और पीयूष महेश्वरी, हाँ बच्चे ध्यान से देख लो, आ जाओ। अब दूसरी बात है कि मैंने बोला था एक टर्न में 10 बेस पेयर है, तो कुल लंबाई उस टर्न या पिच की कितनी हो गई? इंटू 10 कर दिया, 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर, राइट? और डीएनए डबल हेलिक्स को स्टेबिलिटी कौन देता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक के ऊपर एक बेस पेयर स्टैक होते हैं वो। सोफिया आपके भी आंसर पहुंचते हैं, ठीक है? विवेक आपका भी, ठीक है? हाँ, वो बेस रेशो में दूसरी लाइन बिल्कुल सही है बच्चे। पहली लाइन ये AG/TC लिखा है ना, उसको ऐसे कर लेना है। हिंदी में भी अपलोड होंगे, इस मंथ के एंड तक अपलोड हो जाएगा बच्चे, चिंता ना करो। हिंदी वाले मॉड्यूल एक्चुअली प्रिंटिंग के लिए गए हैं, तो जैसे ही आते हैं आप में भी पहुंच जाएंगे वो, ठीक है? ठीक है, तो जो भी होगा हम बता देंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है बच्चे। और दूसरी बात, डीएनए जब फोल्ड होता है सबसे पहले क्या बनता है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम डायमीटर याद नहीं करना है, सिर्फ न्यूक्लियोसोम और क्रोमोसोम का याद रखो। न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम फोल्ड होकर क्या बना? सोलेनॉइड। उसी को हमने बोला था यूक्रोमेटिन लेवल का है। फिर फर्दर फोल्ड होकर बना सुपर सोलेनॉइड, जिसे हमने हेट्रोक्रोमेटिन लेवल का बोला, तभी दोनों को मैंने क्रोमेटिन बोल दिया था, ठीक है? फिर सुपर सोलेनॉइड फोल्ड होकर हाईली क्वाइल्ड होकर बन गया सिंगल क्रोमेटिड, 700 नैनोमीटर। तो सिंगल क्रोमेटिड का डायमीटर 700 नैनोमीटर, तो दो क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम का 1400 नैनोमीटर। कब विजिबल होगा? मेटाफेज स्टेज में, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, पैकेजिंग हो गई, सेंट्रल डोगमा सब कुछ हो गया बच्चों। अब आज क्या पढ़ना है? आज के लिए आपके लिए नया टॉपिक है, वो बताता हूं बच्चे। शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, लेकिन डीएनए हेलिक्स वो तो दो अलग अलग बैकबोन है ना बच्चे। अब बैकबोन को जोड़ के कौन रखा है, तब ना हेलिक्स बन रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वो स्टेबिलिटी देगा, ठीक है? अच्छा ठीक है। तो आज के लिए पहला टॉपिक है बच्चों आपके लिए, द सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल। आज हम जेनेटिक मटीरियल खोज के ही मानेंगे, प्रूव करके मानेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटीरियल है। फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। शुरुआत करते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं, है ना? ठीक है, तो शुरुआत यहां से करते हैं। देखिए एनसीईआरटी का पेज आप चाहें तो निकाल लें, मैं आगे कहानी सुना दूं। पहला पैराग्राफ द सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल में, ठीक है रोहित? तो चलो आ जाओ।
तो वहां पर यह लिखा है कि लिखा यह है लिखा यह है कि जो मेंडल थे उन्होंने याद करो फैक्टर जीन्स फैक्टर के बारे में 1865 में अपने पेपर में पब्लिश कर दिया था। फ्रेडरिक मिशर ने भी डीएनए की खोज कर ली थी 1869 में। लगभग सेम टाइम पर दोनों का एक्सपेरिमेंट आया था, है ना। क्रोमेटिन ही फोल्ड होकर बच्चे क्रोमोसोम बनता है ना। क्रोमेटिन धागा है, उसको फोल्ड करके और टाइट पैक कर दो तो क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक है। डीएनए हाइड्रोफिलिक, क्योंकि ऊपर से बैकबोन हाइड्रोफिलिक है ना शुगर फॉस्फेट की, बीरू, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, एक ही समय पर खोज हुई थी डीएनए की। इन्होंने फैक्टर बोला, इन्होंने डीएनए खोज लिया, न्यूक्लियन खोज लिया। लेकिन डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, एनसीईआरटी कहती है। उसे डिस्कवर करने में, प्रूव करने में काफी वक्त लग गया। एनसीईआरटी कहती है 1926 तक में द क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है लंबी खोज, लंबी खोज, लॉन्ग सर्च। मॉड्यूल बच्चे जब मैं बोलूंगा तब करना है ना, मॉड्यूल बिल्कुल करना है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाने दो, इसके बाद 1-2 दिन बाद करना, ठीक है। सुजीत, न्यूक्लियोसोम बता दो दिया, ऑक्टामर में डीएनए कॉइल हो गया 1.75 राउंड और H1 हिस्टोन, वही न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। अच्छा, तो मैं बोल रहा हूं 1926 में क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब लंबी खोज। तो ये जो लंबी खोज चल रही थी, जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये सब की जो लंबी खोज चल रही थी, ये खोज 1926 तक में मॉलिक्यूल लेवल पर आ गई। किस लेवल पर आ गई? मॉलिक्यूल लेवल पर आ गई, सही है, ओके, मॉलिक्यूल लेवल पर आ गई। तो फिर एनसीईआरटी लिखती है, ओ भाई लिंकर डीएनए 80 बेस पर ऐसे कुछ नहीं बोलना है, 200 बेस पर टोटल बोलना है जो एनसीईआरटी ने बोली है, ठीक है ना। नॉर्मल सेल में क्रोमेटिन होगा, सही है, डिवाइड होगा तो फोल्ड होकर क्रोमेटिड और क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। आ जाओ वापस, अब इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट आते हैं ना। चलिए आइए, मैं बोल रहा हूं लंबी खोज मॉलिक्यूल लेवल तक पहुंच पाई। फिर एनसीईआरटी ने नाम लिखा है, जो कि नाम अगले चैप्टर में आएंगे, जैसे मेंडल है, सटन बोबेरी है, फिर मॉर्गन है। इन सब लोगों ने जब काम कर लिया तो अंत में नतीजा यह मिला, लोगों ने यह पता कर लिया कि जीन जो भी है वो क्रोमोसोम पर है। क्या? जीन क्रोमोसोम पर है। और हम जानते हैं बच्चों, क्रोमोसोम जो है मेनली बने हैं, क्रोमोसोम मेनली बने हैं डीएनए और प्रोटीन के। मेनली किसके बने हैं? डीएनए और प्रोटीन के। और भी चीजें, लेकिन मेनली क्या है? डीएनए और प्रोटीन। तो कहां तक पहुंच गए अब कि जीन जो भी है वो कहां है, जेनेटिक मटेरियल जो भी है वो कहां है? क्रोमोसोम पर। और क्रोमोसोम मेनली डीएनए प्रोटीन का बना है। मतलब जेनेटिक मटेरियल का नेचर या तो डीएनए है या तो प्रोटीन है, या तो डीएनए या तो प्रोटीन है। तो मतलब ये जो खोज अभी थी हमारी, क्या थी कि कोई भी बायोमोलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सब। लेकिन अब हमारी खोज छोटी हो चुकी है। अब हमें सिर्फ यह पता करना है, प्रूव करना है कि डीएनए और प्रोटीन में से कौन जेनेटिक मटेरियल है। और इसमें पहला एक्सपेरिमेंट जो आता है वो ग्रिफिथ का आता है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ईयर याद रखना 1928, ठीक है बच्चों। तो अब एक्सपेरिमेंट से बात शुरू करता हूं मैं, ये सब हटा रहा हूं। एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ था, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल का। अब आ जाओ, हम शुरुआत कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बाय ग्रिफिथ। अब आज की बात करते हैं टोटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बाय ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। 1928 में एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों इन्होंने, सही है। कौन से पे किया था? एक बैक्टीरिया पर जिसका पुराना नाम था न्यूमोकोकस निमोनी। न्यूमोकोकस निमोनी पुराना नाम, आजकल क्या नाम चलता है? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो नया नाम है इस बैक्टीरिया का वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये निमोनिया कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। देखो जरा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अच्छा बच्चे, इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए थे इन्होंने। 2 स्ट्रेन मतलब 2 वेराइटी ली थी। 2 स्ट्रेन मतलब 2 वेराइटी ली थी। एक वेराइटी थी बच्चों, एक वेराइटी थी एस्थर्ड
और एक वैरायटी थी आर सेकंड। आर का मतलब रफ है। ये कैसी थी बैक्टीरिया? रफ थी। क्योंकि रफ थी तो मल्टीप्लाई करके जब कॉलोनी बनाती थी वो भी रफ आती थी, प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज। ठीक है। और क्योंकि ये स्मूथ था, एस फॉर स्मूथ, तो इसकी कॉलोनी भी मल्टीप्लाई करने पर प्रोड्यूस करता है स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज। प्रोड्यूस स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज, स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज बनाता है। अब बात आई सर ये रफ क्यों है, स्मूथ क्यों है? ये बेसिक आइडिया अब लेते हैं अपन, है ना। देखिए ये बैक्टीरिया जो है आर सेकंड वाली, इसकी जो इनर मोस्ट बाउंड्री है वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, इसकी भी जो बाउंड्री है एक तो ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, इसके बाहर बच्चों इसमें बाउंड्री है, इसमें बाउंड्री है किसकी? सेल वॉल की। मान लो ये सेल वॉल है, देखो ना इरेगुलर सी है, इसीलिए तो रफ है। इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है? सेल मेम्ब्रेन अंदर है, आउटर मोस्ट क्या है? सेल वॉल, जो कि रफ सी है, इसीलिए ये रफ है। सौरभ तेरे कमेंट भी आ रहे हैं बच्चा, है ना। और इसकी भी सेल वॉल वही रफ सी है, इसकी भी बाउंड्री रफ है, सेल वॉल। लेकिन सुनो मेरी बात, उसमें आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल है, इसके बाद कुछ नहीं है तो रफ हो गया। लेकिन इसमें बात रही एस थर्ड में एक और लेयर है बच्चों, एक और लेयर है। क्या लेयर है? इसके बाहर एक और लेयर है जिसे कहते हैं कैप्सूल। सही है। और ये कैप्सूल जो है बच्चों ये म्यूकस का बना है। किसका बना है? म्यूकस का। तो इसमें कैप्सूल है, मतलब ये बैक्टीरिया कैप्सूलेटेड है, कैप्सूल है इसमें। और कैप्सूल बना है म्यूकस का, एक चिपचिपे से पॉलीसैकेराइड का, एक चिपचिपे से पॉलीसैकेराइड का बना है, इसीलिए ये स्मूथ है। और ये वाला नॉन कैप्सूलेटेड है, इसमें कैप्सूल नहीं है, रफ है ये भाई। एक और बात बच्चों, जब प्लांट डाइवर्सिटी आप पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है ऑल कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक। जो भी बैक्टीरिया कैप्सूल वाला होगा वो बीमारी फैलाएगा, जो बिना कैप्सूल वाला वो बीमारी नहीं फैलाएगा। समझे क्या? अच्छा सर, कैप्सूल से ऐसा क्या हो जाएगा? कैप्सूल से ऐसा क्या हो जाएगा? गौर करिए मेरी बात, गौर करिएगा। मामला ये है, ध्यान से समझना सभी, राइबोसोम वाइबोसोम वाली बात नहीं हो रही है, ध्यान से सुनना अभी मेरी बात। कैप्सूल है, कैप्सूल होने से ये वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है, बीमारी फैलाएगा। ये बीमारी नहीं फैलाएगा। क्यों? तो उसकी वजह यह है बच्चों, देखो चूहे की बॉडी में जब आर सेकंड जाएगा ना तो चूहे का इम्यून सिस्टम पहचान जाएगा, इसे पहचान जाएगा कोई बाहर ही आया है। और कोई बाहर ही आया है, पहली स्लाइड है हमजा, ठीक है ना। पहली जब ये बैक्टीरिया अंदर जाएगा चूहे के अंदर तो उसका इम्यून सिस्टम पहचान जाएगा, सेल वॉल के कारण पहचान जाएगा कि ये कोई बाहरी है और उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। अरे तो इसको चूहे का इम्यून सिस्टम ने मार दिया तो ये तो बीमारी फैला ही नहीं पाएगा, नॉन पैथोजेनिक। लेकिन बात रही इसकी कैप्सूल के कारण चूहे का इम्यून सिस्टम इसे पहचान ही नहीं पाएगा कि ये बाहरी है, कौन है। मतलब कैप्सूल के ऐसे सुनो बच्चे, कैप्सूल को ऐसे समझो कि कोई आया चादर ओढ़कर, कैप्सूल एक चादर है जिसे ओढ़कर पहुंच जाओ चूहे की बॉडी के अंदर, चूहे को पता ही नहीं चलेगा कोई पड़ोसी कौन आ गया, पता ही नहीं चलेगा। समझे क्या? इसलिए पहचानेगा नहीं इसको चूहे का इम्यून सिस्टम, नहीं पहचानेगा तो नहीं मारेगा, और नहीं मारेगा जिंदा रहेगा, और जिंदा रहेगा तो अपना असर दिखाएगा, मतलब बीमारी फैलाएगा। सही है। तो कैप्सूल होने से ये हो गया वायरुलेंट या बोलो पैथोजेनिक। सही है। और ये नॉन वायरुलेंट, पैथोजेनिक नहीं है, चूहे का इम्यून सिस्टम उल्टा इसी को मार देगा। सही है। और सुनो, ये बीमारी फैलाता है, कौन सी बीमारी? निमोनिया। ये कॉज निमोनिया। अगर माइस की बॉडी में इसे इंजेक्ट कर दूं तो माइस की डेथ हो जाती है, माइस की डेथ हो जाती है। लेकिन ये तो बीमारी फैलाता ही नहीं है, डोंट कॉज निमोनिया।
ये निमोनिया कॉज नहीं करेगा। और अगर माइस की बॉडी में इसको इंजेक्ट कर दूं तो माइस सरवाइव करता रहेगा, माइस सरवाइव करता रहेगा, माइस सरवाइव करता रहेगा। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? ठीक है। सेल वॉल से भी ज्यादा हार्ड है कैप्सूल। हाँ बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे वो स्मूथ क्यों है वो हो गया, और कैप्सूल के कारण इम्यून सिस्टम नहीं पहचान पाता, ये है मेन, है ना? ठीक है, तो ये हो गया रफ और स्मूथ। अब बात आई बच्चों कि इनके एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है एक बार समझ लो, फिर इसके बाद इनका एक्सपेरिमेंट क्या था वो समझाता हूं। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन समझ लो। देखो भाई, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह होता है, देखो एक टेस्ट ट्यूब में दो बैक्टीरिया हैं, एक ए बैक्टीरिया है और एक बी बैक्टीरिया है। ये ए बैक्टीरिया है, ये बी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है ये, ए बैक्टीरिया एंड बी बैक्टीरिया, ये दो बैक्टीरिया है। इन बैक्टीरिया को यहां रखा गया है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। अरे खाने पीने की चीज दोगे तब ना जिंदा रहेंगे, तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रखा है। अब ऐसा हो जाए ए बैक्टीरिया का डीएनए निकले, ठीक है, और चला जाए बी बैक्टीरिया के अंदर। क्यों गया सर, कैसे गया, वो तो इनके एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। अभी तो सिर्फ इतना देखो, ए बैक्टीरिया का डीएनए बी बैक्टीरिया में चला गया न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में रखने पर, विदाउट कमिंग इन फिजिकल कांटेक्ट, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए और डीएनए ट्रांसफर हो गया। इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। शब्दों में लिखूं, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, from one bacteria to other in a nutrient solution, in nutrient solution, without coming in physical contact, without coming in physical contact, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, डीएनए ट्रांसफर हो जाए, तो इसे बोलते हैं बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन। सर तो क्या फिजिकल कांटेक्ट में आएगा तो कुछ और नाम देंगे? हाँ बिल्कुल बच्चों, याद करो, जब बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और डीएनए ट्रांसफर हो तो याद करो क्या कहते हैं इसको, बोलो क्या कहते हैं, कोई जानता है क्या? कोई जानता है क्या? कमेंट जल्दी जल्दी, क्या है क्या कमेंट? रिफ्रेश करो। कोई आ रहा है? आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, कंजुगेशन 100, ट्रांसडक्शन नहीं बच्चे, कंजुगेशन बिल्कुल सही है, सही पकड़े। कांटेक्ट में और डीएनए ट्रांसफर हो तो कंजुगेशन। और जो आप ट्रांसडक्शन जो लोग बोल रहे हैं उनको बताता हूं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया डीएनए का ट्रांसफर हो विद द हेल्प ऑफ वायरस तो ट्रांसडक्शन, सेक्स पिल्लाई बिल्कुल कंजुगेशन। ठीक है बच्चों, ट्रांसडक्शन क्या होता है, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे में जाए विद द हेल्प ऑफ वायरस तो ट्रांसडक्शन है, और कांटेक्ट में आने पे ट्रांसफर हो तो सेक्स पिल्लाई के थ्रू, मैं समझ गया, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था इनका। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक क्या वो तो मैंने बता दिया आपको। अब आगे समझो, अब आगे समझो। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि इनका एक्सपेरिमेंट कैसे समझाऊं, तो देखो मैं कुछ इस तरह समझाता हूं। यहां पर लिखता हूं स्ट्रेन, यहां पर लिखता हूं स्ट्रेन, फिर यहां लिखता हूं इंजेक्टेड इनटू, मतलब किसमें इंजेक्ट किया, ऑब्वियस है चूहे में इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर रिजल्ट, चूहा मरा या जिंदा रहा, रिकवरी मतलब चूहे की बॉडी से क्या मिला। तो शुरुआत करें, पहला स्ट्रेन, पहला स्ट्रेन बच्चों, पहला स्ट्रेन मान लो इन्होंने दिया चूहे को क्या, एस्थर्ड, क्या दिया, एस्थर्ड, किसमें इंजेक्ट किया, माइस में। तो आपको पता ही है एस्थर्ड बीमारी फैलाएगा, अब बीमारी फैलाएगा तो चूहे की डेथ हो जाएगी, डेथ हो जाएगी माइस की, और चूहे की बॉडी से क्या रिकवर होगा, वो जो आपने इंजेक्ट किया है। तो क्या इंजेक्ट किया था, एस्थर्ड,
तो चूहे की बॉडी से एस्थर्ड मिलेगा। नोट्स पहले से है मेरे बच्चे, तो ना बना, उसी में ऐड जोड़ना घटाना करते रहना है ना। ठीक है, ये हो गया पहला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके बाद दूसरे में इन्होंने क्या किया, R सेकंड दिया चूहे को। अरे R सेकंड इंजेक्ट करो चूहे में, अरे तो R सेकंड तो बीमारी फैलाता ही नहीं है, तो चूहा सरवाइव करेगा। और चूहे की बॉडी से क्या मिलेगा, कमेंट करो जरा। चूहे की बॉडी में मैंने एस्थर्ड इंजेक्ट किया, एस्थर्ड मिला। अब R सेकंड इंजेक्ट किया तो क्या मिलेगा चूहे से, बोलो भाई, बोलो। R मिलेगा। अच्छा, 5x174 में डीएनए होता है या नहीं? आर 5x174 बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। R सेकंड मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग तो पकड़ लिए भाई, कुछ लोगों ने पकड़ लिया, बोला नहीं कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। जो R सेकंड बोल रहे हो सुनो मेरी बात, भूल गए क्या कि R सेकंड को चूहे का इम्यून सिस्टम पहचान लेगा, और पहचान लेगा तो उसे मार देगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। राइट, बिल्कुल। आ जाओ तीसरा बच्चे। अब क्या किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ो। देखो किया क्या इन्होंने, एक टेस्ट ट्यूब में वही न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रख दिया और एस्थर्ड बैक्टीरिया रख दिया, एस्थर्ड बैक्टीरिया, और इसे हीट देके मार दिया। हीट देके मार दिया तो इसे क्या बोलोगे, हीट किल्ड एस्थर्ड। और सुनो, हीट देके मार दिया, अब सॉल्यूशन ठंडा हो जाने दो, सॉल्यूशन ठंडा हो जाने दो। क्यों ठंडा बार बार बोल रहा हूं वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा। सॉल्यूशन ठंडा हो जाए, ठीक है। ओके, हीट देकर मार दिया बैक्टीरिया को और ठंडा हो जाने दो सॉल्यूशन तो ठंडा हो गया, ठीक है। अब इसको चूहे को दो, तो क्या दे रहा है अगले बार चूहे को, हीट किल्ड एस्थर्ड इंजेक्ट करना है। चलो इंजेक्ट करते हैं चूहे में। अरे तो बैक्टीरिया तो मर चुका है, अब मरा हुआ बैक्टीरिया थोड़ी बीमारी फैलाएगा, तो चूहा सरवाइव करेगा। और चूहे की बॉडी से क्या मिलेगा, कुछ नहीं बच्चों, इस बार भी कुछ नहीं। पता है क्यों, क्योंकि हीट देने से क्या होता है, चूहे की ये जो बैक्टीरिया थी इसकी बाउंड्री तो टूट गई, कैप्सूल ये सब तो टूट गया, तो भले ही मरा है लेकिन फॉरेन बॉडी की तरफ पहचाना जाएगा ना, कोई बाहरी है तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। समझ गए, तो फिर से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगला राउंड बच्चों, अगले राउंड में इन्होंने क्या किया, ये जो हीट किल्ड एस्थर्ड था ना, जो चूहे को नहीं मारता, प्लस एलाइव R सेकंड, जिंदा R सेकंड, जो फिर से चूहे को नहीं मारता, दोनों को एक साथ दिया। किसमें इंजेक्ट किया, माइस में दिया। तो माइस में जब दिया बच्चों, तो देखा कि माइस की डेथ हो गई। ही वॉज सरप्राइज्ड, ये देख के वो सरप्राइज रह गए कि भाई हीट किल्ड एस्थर्ड, अकेले चूहे को हीट किल्ड एस्थर्ड, ये हटा देता हूं मैं, एक सेकंड, कि हीट किल्ड एस्थर्ड जो है और अलाइव R सेकंड, अकेले तो नहीं मार पा रहे चूहे को, दोनों को मिला के दिया, चूहा मर गया। ही वॉज सरप्राइज्ड बाय सीइंग दिस। और उससे बड़ी बात, जब चूहे की बॉडी से निकाला ना बच्चों, तो जिंदा एस्थर्ड मिला। ये तो और बड़ी बात हो गई, सरप्राइज पे सरप्राइज। लेकिन ये झमेला हुआ क्या वो तो समझो, ट्रांसफॉर्मेशन। आ जाओ, मैं कह रहा हूं एक टेस्ट ट्यूब में हीट किल्ड एस्थर्ड है, एक टेस्ट ट्यूब में अलाइव R सेकंड है, जिंदा R सेकंड है। किया क्या, सुनते रहो। ये हीट देकर मारा था ना, इसका सॉल्यूशन ठंडा हो जाने दो। क्यों, क्योंकि जब हीट दिया होगा तो बैक्टीरिया तो मर गई होगी, लेकिन इसका डीएनए क्या हो गया होगा, डीनेचुरेशन। ठंडा हो जाएगा तो डीएनए फिर से नॉर्मल हो जाएगा, राइट। हाँ, डबल स्टैंडर्ड, इसलिए बोल रहा हूं कि ठंडा हो जाने दो। अब इन दोनों को हीट किल्ड एस्थर्ड और अलाइव R सेकंड, दोनों को बच्चे एक साथ रख दो, दोनों को एक साथ रख दो, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ध्यान देंगे। एक साथ रख दो। अब एक साथ रख दिया तो देखो ना, हीट किल्ड एस्थर्ड, आपको नहीं लग रहा इसकी बाउंड्री टूट गई होगी हीट देने से, अभी तो बताया था
हीट किल्ड एस्थर्ड की बाउंड्री टूट गई होगी, और ये रहा अलाइव आर सेकंड। ये क्या रहा? अलाइव आर सेकंड। कहां रखा हुआ है? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, दोनों रख दिया थोड़ी देर के लिए, फिर चूहे में इंजेक्ट किया। मेरी बात ध्यान से समझते रहना, दोनों को मिलाकर थोड़ी देर रख दिया, फिर चूहे को दिया। तो उन्हें क्या लग रहा था कि मैंने हीट किल्ड एस्थर्ड और आर सेकंड दिया चूहे को, और चूहा मर गया। नहीं, जब थोड़ी देर के लिए रख दिया था ना, तो क्या हो गया होगा उस पर ध्यान दो। हुआ ये होगा, जब थोड़ी देर के लिए रख दिया तो इसकी तो बाउंड्री टूटी हुई है, तो इस टूटी हुई बाउंड्री से, इसकी टूटी हुई बाउंड्री से इसका जो डीएनए है वो निकल गया होगा। डीएनए निकल गया होगा। क्या निकल गया होगा? डीएनए निकल गया होगा। वो डीएनए इसमें आ गया। सही है, डीएनए इसमें आ गया। बोल रहा था ना डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे में जाएगा। अरे तो मैं ये बोल रहा हूं कि बाउंड्री टूटी थी, डीएनए इसमें आ गया। अब डीएनए जब इसमें आ गया, आपको पता है एस्थर्ड के पास कैप्सूल क्यों होता है? एस्थर्ड के पास कैप्सूल इसलिए होता है क्योंकि उसके डीएनए में जीन है जो कैप्सूल बनाता है। उसके डीएनए में जीन है जो कैप्सूल बनवाता है। लेकिन वो डीएनए जिसमें कैप्सूल बनाने वाली जीन है वो तो इसके पास आ गई। डीएनए जिस कैप्सूल बनाने वाली जीन है वो इसमें आ गई, तो कैप्सूल बनाने वाली जीन मिल गई इसको, तो इसने अपने चारों तरफ कैप्सूल बना लिया। और कैप्सूल बनाकर देखो रब से स्मूथ हो गया बच्चों। ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया? कैप्सूल बनाते ही स्मूथ हो गया, ये एस्थर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया। सही है? हां, फिर से सुनो, हीट किल्ड एस्थर्ड का डीएनए निकला, इसमें आ गया। उस डीएनए में कैप्सूल बनाने वाली जीन थी, वो जीन पाकर इसने अपने चारों तरफ कैप्सूल बना लिया और एस्थर्ड में बदल गया, मतलब वायरुलेंट। तो जिसे ये ग्रिफिथ बोल रहे थे ना, मैंने हीट किल्ड एस्थर्ड और आर सेकंड दिया। नहीं भाई, उन्होंने एक्चुअली अलाइव आर सेकंड जो एस्थर्ड में बदल चुका है वो दिया था। उनका कहना था मैंने ये दोनों दिया, लेकिन चक्कर क्या हुआ था, जब दोनों को साथ में रखा था फिर तो ये इसमें बदल गया, तो ये दिया तो एस्थर्ड दोगे तो चूहा मरेगा, और चूहे की बॉडी से एस्थर्ड ही तो मिलेगा। बात समझ में आ गई मेरी? ये है। अरे हीट देने से बाउंड्री टूटी ना भाई। अच्छा, अब ग्रिफिथ को नहीं पता था कि ये डीएनए है। ग्रिफिथ ने डीएनए की जगह वर्ड यूज किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या वर्ड यूज किया था बच्चों? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये रहा, डीएनए नहीं पता था उन्हें। अरे आर सेकंड का डीएनए है तो है, रहे, उससे कुछ नहीं होगा बच्चे। याद करना, आप अपनी इंसुलिन जीन ई कोलाई में डाल देते हो और इंसुलिन नहीं बनवा लेते हो, फिर ठीक है। और डीएनए कैसे गया याद करो ना, बैक्टीरिया में जब बायोटेक पढ़ते हैं डीएनए डालते हैं, कैल्शियम आयन हीट शॉक देकर डीएनए तो जाएगा। सही है, डाल ऐड कर सकते। तो देखो आर सेकंड किस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है? एस्थर्ड में। और ये जो एस्थर्ड है वही तो दिया था इसको, तभी तो चूहा मरा और चूहे की बॉडी से एस्थर्ड मिला। अरे भाई डीएनए जाएगा ना, बताया तो था हीट शॉक मेथड से डाला जा सकता है डीएनए। याद करो, कैल्शियम आयन से सेल वॉल में पोर क्रिएट करते हैं, फिर हीट शॉक से 042 टेम्परेचर देकर डीएनए डालते हैं। हां वही हो रहा है, ठीक है, ओके ठीक है भाई। अब बात आई कि ग्रिफिथ ने क्या बोला। ग्रिफिथ ने बोला था कि उन्हें नहीं पता था ये झमेला क्या हो रहा है। हीट क्यों किया स्ट्रेन को? मारने के लिए उसे, ताकि मर जाए। ठीक है, अब वापस आओ, एनसीईआरटी की लाइन बोलता हूं। एनसीईआरटी क्या कहती है? ये सब होने के बाद ग्रिफिथ कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ, ग्रिफिथ ने क्या कहा था कि समथिंग या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, समथिंग या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब डीएनए, उन्हें नहीं पता था डीएनए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते थे। उन्होंने बोला ऐसा हुआ, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हीट किल्ड एस्थर्ड से कहां चला गया? आर सेकंड में। आर सेकंड में चला गया तो, आर सेकंड में चला गया तो, आर सेकंड में चला गया तो क्या हो गया? इसको मिल गई कैप्सूल बनाने वाली जीन, तो इसने कैप्सूल बना लिया जिससे ये स्मूथ हो गया, वायरुलेंट हो गया। वायरुलेंट हो गया मतलब इसका देखो ना बिहेवियर ही बदल गया, रब से स्मूथ।
नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट। तो ग्रिफिथ ने कहा ये पक्का, दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये पक्का जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर के कारण हुआ है। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। भाई दुर्गेश बोल चुका हूं, हिंदी का मॉड्यूल इस महीने के अंत तक सारे एक साथ पढ़ जाएंगे, ठीक है? तो बार बार काहे को बोल रहा है, आ जाएगा, चिंता ना कर, ठीक है? प्रिंट के लिए गए हुए हैं वो सारे। तो सुनो मेरी बात, फिर से मैं बोलता हूं कि ग्रिफिथ ने क्या कहा था कि हीट किल्ड एस थर्ड से कुछ चीज मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, हीट किल्ड एस थर्ड से कहां चला गया, आर सेकेंड। तो आर सेकेंड को क्या मिल गया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मिल गया। अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मिल गया तो उसके कारण उसमें कैप्सूल बनाने की प्रॉपर्टी आ गई, कैप्सूल बना लिया, रब से स्मूथ हो गया। तो मतलब इसका फिजिकल फॉर्म बदल गया, रब से स्मूथ हो गया, नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट हो गया। बोला जो किसी का नेचर बदल दिए पक्का जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर के कारण हुआ है। लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल है क्या, वो ये नहीं बता पाए। इसीलिए 3 और लोग आए और 11 साल काम किया, 1933 से 1944, और प्रूव किया कि हां जिसे ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल करे वो डीएनए है। क्या ये क्लियर है बच्चों? ठीक है, एनसीईआरटी में मिल गई ये लाइन अंत में, ठीक है। चलिए, तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट तो हो गया बच्चों, है ना? इसके बाद देखो, मैं ये कह रहा हूं, मैं लिखाया करता हूं कि अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ समथिंग या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से कहां ट्रांसफर हुआ है, हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस थर्ड टू आर सेकेंड गया। दैट हैज, जिसके कारण वो इनेबल हो गया, दैट हैज इनेबल्ड आर सेकेंड में एबिलिटी आ गई, क्षमता आ गई, टू सिंथेसाइज कैप्सूल अराउंड इट, अपने चारों तरफ कैप्सूल बनाने की एबिलिटी आ गई। और कैप्सूल बनाकर विच मेड इट वायरुलेंट, जिससे ये क्या हो गया, रब से स्मूथ हो गया और वायरुलेंट हो गया। अरे जो किसी का बिहेवियर बदल दे, तो इन्होंने कहा दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये पक्का हुआ है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को इन्होंने जेनेटिक मटेरियल कह दिया, बट क्या है ये नहीं बता पाए। बट बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं बता पाए। बट बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल was not defined from his experiment। वो ये नहीं बता पाए कि ये एक्चुअली है क्या। सही है बच्चों? इसीलिए 11 साल बाद 3 लोग आए और उन्होंने बताया क्या, कि जेनेटिक मटेरियल जो है, जिसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा जा रहा है, ह्यूमन का भी डीएनए ट्रांसफर कर सकते हैं सर। अरे कर देना भाई, इकोलाई में तो इकोलाई में अपना इंसुलिन जीन नहीं डालता है और ह्यूमन इंसुलिन बनाता है, इली लिली कंपनी ने बनाया था, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सही है? ओके, चलिए आ जाइए बच्चों, आओ आगे देखते हैं। अब अगला ये है बच्चों, एनसीईआरटी की जो अगली हेडिंग है वो क्या है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब जिसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा, वो एक्चुअल में क्या है, बहुत ध्यान से, हाँ बारीकी से समझो भाई। तो इस काम को किया था 3 लोगों ने। एक का नाम था ओसवाल्ड एब्री, मैं सिर्फ एब्री लिख रहा हूं। एक नाम था कॉलिन मैक्लियोड और एक नाम था मैकलिन मिक्कार्टी, मैं मिक्कार्टी लिख रहा हूं। 11 साल 1933 से 1944, 11 साल काम किया। सही है? 11 साल काम किया इन्होंने। अच्छा क्या किया, बहुत समझदारी से काम किया। क्या किया? सबसे पहले हीट किल्ड एस थर्ड से
हीट किल्ड एस्थर्ड से बच्चों सारे बायोमोलिक्यूल प्यूरिफाई कर लिए, प्यूरिफाई कर लिया क्या, हीट किल्ड एस्थर्ड के बायोमोलिक्यूल, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, ये सब प्यूरिफाई कर लिया। अब क्या करना है, एक्सपेरिमेंट देख लो, एक्सपेरिमेंट देखो भाई। 5 टेस्ट ट्यूब ले आओ, 1, 2, 3, 4 और ये 5, पांचों में रख दो। और थर्ड केस में भी तो डीएनए नॉर्मल होकर डेथ कर सकता है। ओ भाई, डीएनए खुद थोड़ी ना मारेगा, एस्थर्ड जिंदा रहेगा, वो बीमारी फैलाता है, जो जिंदा होगा वो मारेगा, मरा हुआ थोड़ी ना किसी को मारेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, बात रही इन सभी टेस्ट ट्यूब में बच्चों, इन सभी टेस्ट ट्यूब में करना क्या है, आगे तो रख दो अलाइव आर सेकेंड, सब में, मैं बार बार अलाइव नहीं लिखूंगा, सब में जिंदा आर सेकेंड रख दो, पांचों टेस्ट ट्यूब में जिंदा आर सेकेंड रख दो, जिंदा आर सेकेंड रख दो। अब क्या करूं, अरे वो हीट किल्ड एस्थर्ड बैक्टीरिया के जो आपने बायोमोलिक्यूल निकाले हैं, एक एक टेस्ट ट्यूब में एक एक डाल दो। मतलब इसमें मान लो मैंने डाल दिया हीट किल्ड एस्थर्ड का कार्बोहाइड्रेट, क्या डाल दिया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एक में हीट किल्ड एस्थर्ड का लिपिड डाल दिया, ठीक है। एक में हीट किल्ड एस्थर्ड का प्रोटीन डाल दिया, एक में हीट किल्ड एस्थर्ड का आरएनए डाल दिया, एक में हीट किल्ड एस्थर्ड का डीएनए डाल दिया, सही है, डाल दिया, ओके। अरे बता दिया है, आर रफ बनाता है, एस स्मूथ बनाता है, शाइनी कॉलोनी बनाते हैं, खुद स्मूथ है तो स्मूथ कॉलोनी बनाएगा ना, रफ है तो रफ कॉलोनी। अच्छा ये ठीक है, अलाइव आर सेकेंड और डाल दिया सब में बायोमोलिक्यूल। यही तो जानना है भाई, हीट किल्ड एस्थर्ड का क्या पाकर आर सेकेंड एस्थर्ड में बदला। तो क्या चेक करना है, यहां बैठकर हमें, यहां बैठे बैठे हमें चेक करना है कौन से टेस्ट ट्यूब में एस्थर्ड की रिकवरी होती है। तो चलो ढूंढते हैं कहां एस्थर्ड की रिकवरी होती है। आपको क्या लगता है, हीट किल्ड एस्थर्ड का कार्बोहाइड्रेट पाकर आर सेकेंड एस्थर्ड में बदलेगा? नो। क्या हीट किल्ड एस्थर्ड का लिपिड पाकर, सबके कमेंट दिख रहे हैं बच्चों, है ना, क्या हीट किल्ड एस्थर्ड का लिपिड पाकर आर सेकेंड एस्थर्ड में बदलेगा? नो। क्या प्रोटीन पाकर एस्थर्ड में बदलेगा? नो। क्या आरएनए पाकर एस्थर्ड में बदलेगा? नो। क्या डीएनए पाकर एस्थर्ड में बदलेगा? बिल्कुल, डीएनए ही ने ही तो कैप्सूल बनवाई थी, तो यहां पर बिल्कुल मिलेगा। लो पता चल गया, जिसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा था ग्रिफिथ ने, वो क्या है? डीएनए है। क्या है वो? डीएनए है। लेकिन बच्चों इनको डाउट आ गया, कुछ लोग होता है ना डाउट आते रहते हैं, इनको भी डाउट आ गया। क्या? इनको डाउट यह है बच्चों, जिसे डीएनए समझ के डाला है, कहीं डीएनए के साथ साथ थोड़ा बहुत आरएनए तो नहीं आ गया, कहीं डीएनए आरएनए दोनों मिलकर तो नहीं एस्थर्ड बनवा रहे हैं, ये डाउट। दूसरा कि कहीं डीएनए के साथ थोड़ा बहुत प्रोटीन तो नहीं आ गया, कहीं डीएनए और प्रोटीन दोनों मिलकर तो नहीं एस्थर्ड बनवा रहे हैं। और तीसरा डाउट, क्या सच में डीएनए ही है? ओ भाई, आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल है यार, अश्विन क्या कर रहा है तू, डीएनए ही तो है यार, अभी तो बताया डीएनए ही करवाएगा, कैप्सूल बनवाएगा। तो जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान। ठीक है, तो डीएनए, क्या क्या डाउट है, कहीं डीएनए के साथ थोड़ा बहुत आरएनए तो नहीं आ गया, डीएनए के साथ कहीं कहीं कोई थोड़ा प्रोटीन तो नहीं आ गया, कहीं कि डीएनए ही तो है क्या, सच में डीएनए है क्या, ये डाउट है बच्चे। अब डाउट है तो आपके लिए काम बढ़ गया, पढ़ो और आगे अगला स्टेप देखो, आ जाओ अगला स्टेप देखो। अच्छा सौरभ, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया में? वाह कृष्ण कुमार, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया में, ये तो मैंने पहली बार सुना है भाई, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का। भाई अपना दिमाग सही कर लो, आरएनए जेनेटिक मटेरियल केवल कुछ वायरस में होता है, केवल कुछ वायरस में, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में कभी नहीं। ठीक है, बिल्कुल पक्का वाला सही तरीके से समझो। अब सुनो बच्चों, फिर से
अब मैं बोल रहा हूं फिर से 3 टेस्ट ट्यूब अब लेना ही पड़ेगा। अब डाउट आया तो सॉल्व करो और क्या। अब टेस्ट ट्यूब में वही अलाइव आर सेकंड रखो, सब में अलाइव आर सेकंड सब में रखो, रख दो भाई अलाइव आर सेकंड बैक्टीरिया, जिंदा आर सेकंड, लो रख दिया, ठीक है। और फिर अरे फिर हीट किल्ड एस्थर्ड का डीएनए डालो सब में, हीट किल्ड एस्थर्ड का डीएनए डालो। तो चलो हीट किल्ड एस्थर्ड का डीएनए सब में डाल दे रहा हूं, ये लो, इसमें भी डीएनए डालो, सब में डीएनए, ठीक है, देखते रहे सभी। ये डीएनए डाल दिया। अब डाउट भी तो क्लियर करना है ना। तो चलो डाउट ये था कि भाई कहीं कोई प्रोटीन तो नहीं आ गया। तो बच्चों करना क्या है वो सुनो, इस टेस्ट ट्यूब में ना थोड़ा सा प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया कि अगर गलती से भी कोई प्रोटीन आया है ना तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या डाइजेस्ट कर देगा? प्रोटीन। इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया आरएनएज कि गलती से कोई आरएनए आया है तो डाइजेस्ट हो जाए, डाइजेस्ट आरएनए। और एक टेस्ट ट्यूब में डीएनएज डाल दिया, ऐसी एंजाइम जो डाइजेस्ट कर देगा डीएनए को। अच्छा ठीक है, आ जाओ। अब मुद्दा वही है बच्चे, मुद्दा वही है कि टेस्ट ट्यूब में रिकवरी ऑफ एस्थर्ड हो रही है या नहीं। तो सुनो, अगर गलती से बच्चों डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन आ भी गया है, अगर कुछ प्रोटीन आ भी गया है तो मैंने प्रोटीएज डाल दिया, प्रोटीन डैमेज हो चुका है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है, बचा क्या? केवल डीएनए। क्या केवल डीएनए पाकर ये आर सेकंड एस्थर्ड में बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, है ना। अगला देखो, अगर डीएनए के साथ गलती से थोड़ा बहुत आरएनए आ गया है तो मैंने आरएनएस डाल दिया, आरएनएस डाल दिया, तो अगर गलती से कोई आरएनए आए वो तो डाइजेस्ट हो गया, तो केवल बचा डीएनए। क्या केवल डीएनए पाकर ये डाइजेस्ट कर पाएगा? इसको एस्थर्ड में, आर सेकंड को एस्थर्ड में बदल पाएगा क्या? बिल्कुल कर पाएगा, सही है। तो चलो आर सेकंड आरएनएस डाल दिया, आरएनए डाइजेस्ट हो गया, बचा क्या? डीएनए। क्या डीएनए पाकर एस्थर्ड में बदलेगा ये? बिल्कुल बदलेगा, सही है। अच्छा, अब क्यूबी बैक्टीरिया में ओनली आरएनए जेनेटिक, बिल्कुल सही है जे आलम। क्यूबी बैक्टीरिया फेज और टीएमबी वायरस है, वायरस में तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। हाँ, आप डीएनए क्यों बोल रहे हैं? अरे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोल रहा था मैं, मुझे पता है कि वो डीएनए है, उन्हें नहीं पता था तो मैं तो बोलूंगा, और इनके बाद पता चल गया। तो जब इनका एक्सपेरिमेंट मुझे पता है, मुझे रिजल्ट पता है, तो मैं क्यों ना बोलूं कि वो डीएनए था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ कह रहे थे, ठीक है। अच्छा आ जाओ, तो आरएनए तो डाइजेस्ट हो गया, अगर आरएनए आया था डाइजेस्ट हो गया, केवल क्या बचा? डीएनए। क्या डीएनए पाकर एस्थर्ड बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। अब डाउट को जड़ से खत्म करने का वक्त आ गया, डीएनए डाल दिया, डाइजेस्ट हो गया डीएनए। अब क्या एस्थर्ड बदलेगा ये आर सेकंड एस्थर्ड में? क्या एस्थर्ड की रिकवरी होगी बच्चों? होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। ओ भाई डीएनए ही डाइजेस्ट कर दिया, डीएनए ही तो ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा था, तो डीएनए डाइजेस्ट हो गया, तो अब आर सेकंड एस्थर्ड में बदलेगा? नहीं। लो, जड़ से डाउट क्लियर हो गया। क्या? कि डीएनए ही है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो आर सेकंड को एस्थर्ड में ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसीलिए तो बोलते हैं thus they concluded that DNA caused ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए ही है जो आर सेकंड को एस्थर्ड में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और जो किसी का नेचर बदल दे, रफ से स्मूथ बना दे, नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट बना दे, वो क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। इस तरह इन्होंने बोला, एंड thus they proved that या concluded that DNA caused transformation and DNA is the genetic material। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बता दिया, प्रूव कर दिया। बट सुनो तो, but all biologists were, NCERT were not convinced। अरे सभी नहीं माने कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। हां, कुछ तो मान गए, कुछ नहीं माने। सर क्यों नहीं माने? ह्यूमन बिहेवियर और क्या,
हाँ, प्लांट में जेनेटिक मटेरियल डीएनए। बच्चे प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक सेल सब में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। पीयूष आपके भी कमेंट दिख रहे हैं, ठीक है, आ जाओ। अब मैं ये बोल रहा हूं, कुछ बायोलॉजिस्ट मान गए, कुछ नहीं माने। अब सर कि क्यों नहीं माने? अरे तो मैं आंसर यही देता हूं सबको। ह्यूमन बिहेवियर, आप 10 दोस्त हो, 10 दोस्तों का सर्कल है, पक्के वाले दोस्त। 10 में से एक ने कुछ बढ़िया खोज लिया और दुनिया को नहीं बता रहा है, आप बाकियों को बता रहा है, तो 9 में से 10 में से तो एक ने तो किया, बता दिया 9 को कि मैंने ये खोजा। 9 में से मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे फेंकना बंद कर, है कि नहीं? कुछ ही लोग मानेंगे। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है। दुनिया में जब भी कोई पहली बार कोई खोजेगा उसे पागल ही समझेंगे लोग। याद करो ना, दुनिया ने मेंडल जी की ना सुनी थी, सही है? तो एक ने बोला, नहीं माना, फिर लोग बोलते रहेंगे तो लोग बोलने लगेंगे हाँ भाई सही है। अब माने ये नहीं, होमवर्क बिल्कुल दूंगा, आज चिंता ना करो, होमवर्क दूंगा, 2 सवाल दूंगा आपको घर में करने के लिए, बाकी फिर और भी डीपीपी सीट्स भी दिया करूंगा। थोड़ा चैप्टर तो आगे बढ़ने दो, है ना, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है बच्चे। तो मैं ये कह रहा हूं कि नहीं माने, अब नहीं माने, वो नहीं माने, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा एक और एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, तो चलिए आते हैं, देखते हैं। ऐसे ही फर्स्ट रैंक आएगा तब भी नहीं मानेंगे। चलो आ जाओ। तो चलिए, एवरी मैक्लियोड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट हो गया है, ठीक है ना। अब अगला एक चीज और बता देता हूं बच्चों, यहीं पर एनसीईआरटी ने इसी को टॉपिक के अंदर पूछा है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए, कैपिटल ए है, फिर स्मॉल एस, और फिर कैपिटल डीएन, स्मॉल ए एस सी, राइट। तो कैपिटल ए के बाद एस है, इसका मतलब है मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए, मेनी डीएनए। लेकिन अगर स्मॉल ए एस सी है बच्चों, तो क्या है ये? डीएनए को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम। तो एनसीईआरटी के सवाल भी साथ में लेते चलते, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, राइट। ये हो गया, ठीक है। अब अगला, अब बच्चे अगला एक्सपेरिमेंट आ रहा है जिससे पूरी दुनिया मान गई कि हां सच में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। आ जाओ, किसका एक्सपेरिमेंट है? हर्शे एंड चेज का, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। मैंने तो ये हेडिंग डाल रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी ने तो हेडिंग डाला है द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो मैं ये बोल रहा हूं हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट, ये किया गया 1952। ईयर को याद रखना है, ऐसे याद रखो ना, 1928 में ग्रिफिथ ने काम किया, सही है। 5 साल बाद 1933 से 44 तक 11 साल काम किया एवरी मैक्लियोड मैककार्टी ने। फिर 8 साल बाद 1952 में हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट आया, सही है। आ जाओ, तो हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो सुनो बच्चों, इनके एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल मतलब अनक्वेश्चनेबल, मतलब ऐसा प्रूफ जिसके बाद सबके डाउट जड़ से खत्म हो गए, बेस्ट प्रूफ मानेंगे, मतलब इसके बाद कोई डाउट नहीं आया, सही है। अनइक्विवोकल या अनक्वेश्चनेबल, बेस्ट प्रूफ, कोई डाउट नहीं बचा, प्रूफ दिया दैट अनइक्विवोकल प्रूफ दैट कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बेस्ट प्रूफ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। कहां से आया? केम फ्रॉम वेरिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। कौन से एक्सपेरिमेंट से? वेरिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, या बोलो ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट किसने किया था? वही हर्शी और चेज ने। आपके एनसीईआरटी में तो पूरा नाम लिखा है, एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज। बच्चे बायो कैसे करेंगे ये मैं आपको, चिंता ना करो, आज अंत में कुछ बताऊंगा और रोज चलता रहेगा, ये एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें कुछ ना कुछ आपको नीट के लिए बताता रहूंगा, क्या गलती नहीं करनी है, क्या करना है, सारी चीजें।
चलाएंगे आज से कुछ नया क्लास के अंत में, राइट? ठीक है, तो सुनिए, सबसे पहले सर ये क्या बताया आपने, वेरिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, ये क्या है? हाँ, डेटाबेस क्वेश्चन आता है, याद करना है। अच्छा, वेरिंग ब्लेंडर, अरे भाई याद करो ना, इनके एक्सपेरिमेंट में एक स्टेप है, कौन सा? ब्लेंडिंग। उसके लिए क्या यूज हुआ? ब्लेंडर। बिल्कुल साहिस्ता, तो मैं आज से शुरू करूंगा, चिंता ना करें। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ब्लेंडिंग स्टेप में ब्लेंडर यूज किया। और पता है ब्लेंडर आजकल मार्केट में कई ब्रांड के आते हैं, फिलिप्स है ना, वंडर शेफ है, सब ब्रांड के। इन्होंने कौन से ब्रांड का यूज किया? वेरिंग एक ब्रांड का नाम है, जिस ब्रांड का ब्लेंडर यूज किया वो है ये, सही है, इसलिए नाम है ब्लेंडर। वेरिंग ब्रांड का था, इसलिए वेरिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट या ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, वायरस यूज करेंगे ना। किसका था एक्सपेरिमेंट? हर्शी और चेज का। अरे किस पर एक्सपेरिमेंट किया? T2 बैक्टीरियोफेज। किस पर? T2 बैक्टीरियोफेज पर एक्सपेरिमेंट किया, जो कि किसको इन्फेक्ट करता है? ई कोलाई को। किसको इन्फेक्ट करता है? ई कोलाई को। अब आपका सवाल ये होना चाहिए, बेस्ट प्रूफ क्यों बोल रहे हो सर? सुनिए मेरी बात। सुजाता का दृष्टि बोल रही है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ इधर। मैं ये बोल रहा हूं, इसे बेस्ट प्रूफ क्यों बोलते हैं। देखो, जो वायरस होते हैं ना, इनमें ये जो T2 बैक्टीरियोफेज है, इसमें कुछ है ही नहीं, दो ही चीज है बच्चे, दो ही चीजें हैं। कौन कौन से? एक है डीएनए और एक है प्रोटीन कोड। अभी तक जो प्रोकैरियोट पढ़ रहे थे उसमें तो ढेरों बायोमॉलिक्यूल थे, सही है। अच्छा सुनिए मेरी बात, मेकअप ब्लेंडर भी होता है सर। ठीक है, चलो आ जाओ, इधर आओ। अभी फोकस करते हैं अपन, मेकअप ब्लेंडर से दूर जाते हैं। सुनो जरा, मैं ये बोल रहा हूं बेस्ट प्रूफ क्यों बोला बच्चों? बेस्ट प्रूफ इसलिए बोला क्योंकि अभी बैक्टीरिया में आप पढ़ रहे थे, उसमें तरह तरह के बायोमॉलिक्यूल थे, सही है। लेकिन ये जो है, इसमें तो डीएनए और आरएनए को छोड़कर कुछ है, डीएनए और प्रोटीन छोड़कर है ही नहीं। याद करो हमें क्या प्रूव करना था। अरे मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं भाई, ठीक है, नयन शर्मा, कोई फिलिप सर, कोई कुछ नहीं का, ठीक है। हाँ, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं भाई, प्रमोशन के लिए थोड़ी बैठा है मुझे। तो सुनो, आपका सिलेक्शन कराना है मुझे, बस मेन टारगेट मेरा ही है, मकसद यही है, आपका नीट क्लियर कराना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, बेस्ट प्रूफ इसलिए बोला क्योंकि जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पहले जिस पर कर रहे थे बैक्टीरिया पर, उस पर ढेरों बायोमॉलिक्यूल थे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आरएनए, प्रोटीन, कुछ भी। लेकिन इसके पास तो दो ही है, कोई, क्या बोल रहा हूं, इसके पास कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं सिवाय दोनों के। तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं डीएनए और प्रोटीन में से कौन है जेनेटिक मटेरियल, और इसके पास डीएनए और प्रोटीन आर पार होने वाला है, या तो डीएनए या तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। समझ गए मेरी बात? चलो आ जाओ, तो आ जाओ। तो बच्चों, नीट में क्वेश्चन आ गया, इन्होंने किस पर काम किया, क्या बोलोगे? T2 बैक्टीरियोफेज पर, T2 बैक्टीरियोफेज पर। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, बात यह है, दूसरी बात यह बताना चाह रहा हूं कि ट्रांसडक्शन क्या है, यह भी लिख देता हूं। अरे ट्रांसडक्शन में ट्रांसफर ऑफ डीएनए होता है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए होता है। कहां से कहां? ट्रांसफर ऑफ डीएनए होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, विद द हेल्प ऑफ वायरस, विद द हेल्प ऑफ वायरस, वायरस की मदद से होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ट्रांसडक्शन की बात हो गई, ठीक है बच्चों, चिंता ना करो आप, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया डीएनए जाना विद द हेल्प ऑफ वायरस। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, इन्होंने दे यूज्ड आइसोटोप्स ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर, फॉस्फोरस और सल्फर का आइसोटोप यूज किया था बच्चों, ठीक है। अब फॉस्फोरस के दो आइसोटोप यूज किए थे, P31 और P32। P31 जो है बच्चे, वो नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और P32 जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। और सल्फर के भी दो आइसोटोप यूज किए,
S32 और S35। S32 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, S32 नॉन रेडियो एक्टिव है, और जो S35 है वो रेडियो एक्टिव है। S35 रेडियो एक्टिव है। ये आइसोटोप यूज किए। डेविड आर्यन, ध्यान से सुनते रहो, देखते रहो। अब मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इन्हें ये पता था, क्या पता था? इन्हें ये पता था कि जो फास्फोरस होता है, जो फास्फोरस होता है वो प्रेजेंट होता है इन डीएनए। कहां प्रेजेंट होता है? डीएनए में, बट नॉट इन वायरल प्रोटीन। वायरस की प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता, लेकिन डीएनए में तो होता है, ये पता था इन्हें। और बात रही सल्फर की, सल्फर कहां होता है? प्रोटीन में। सल्फर कहां होता है? प्रोटीन में होता है, डीएनए में नहीं होता। अरे डीएनए में होता है क्या? डीएनए में सल्फर होता है क्या? मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा लिया इतना, कहीं भी आपको डीएनए मिला क्या? कहीं भी सल्फर जो हमने डीएनए पढ़ा उसमें तो सल्फर नहीं था कहीं, तो डीएनए में सल्फर नहीं होता, तो सल्फर कहां मिलेगा? प्रोटीन में। कैसे प्रोटीन में सर? याद करो ना यार, 2 अमीनो एसिड होते हैं, नाम पता है? नाम लिख डालो चलो कमेंट पर, जिनमें सल्फर होता है, 2 अमीनो एसिड। देखता हूं रितिका, चलिए देखो जरा। इशिता बोल रही है, ठीक है, जिसको भी पता है लिख डालो। अमीनो एसिड जिनमें सल्फर है। अरे उल्टा कहां लिखा है भाई? फास्फोरस डीएनए में होता है, प्रोटीन में नहीं होता, और सल्फर प्रोटीन में होता है, डीएनए में नहीं होता है। सही तो है। हाँ हाँ, इमरान ने एक लिखा है सिस्टीन, अनमोल ने दोनों सही लिखे, मिथियोनिन और सिस्टीन। बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। देखो मैं बताता हूं, मैं ये कह रहा हूं मिथियोनिन और सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टीन ये 2 अमीनो एसिड हैं, इनमें सल्फर पाया जाता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो अगर अमीनो एसिड में सल्फर है तो प्रोटीन में तो सल्फर हो ही गया, तभी तो बोल रहा हूं डीएनए में सल्फर नहीं है, प्रोटीन में सल्फर है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब आते हैं अपन आगे की बात करते हैं। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, क्या था आप सबको पता है। इनके एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेप थे, इन्फेक्शन पहले, फिर ब्लेंडिंग, फिर सेंट्रिफिकेशन, राइट बच्चों। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट के पहले ना कुछ फाउंडेशन, कुछ जानकारी इकट्ठी कर लो। क्या? कुछ जानकारी इकट्ठी कर लो, ताकि ताकि आपको समझना आसान रहे। क्या जानकारी? आ जाओ, एनसीईआरटी ने इनके एक्सपेरिमेंट के 2nd पैराग्राफ में लिखा है, वो समझाने जा रहा हूं। नॉर्मल इग्नोर कर देते लोग, लेकिन अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी की एक लाइन। 2nd पैराग्राफ देखते हैं, आ जाओ। देखो बच्चों, आपको पता है वायरस को कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में रख दो, खाना पीना मल्टीप्लाई कर लेगा। वायरस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनके पास प्रोटीन सिंथेसिस की कोई मशीनरी नहीं है, मतलब राइबोसोम नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी नहीं है उनके पास। समझ रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस की कोई मशीनरी, राइबोसोम नहीं है, इसलिए वो कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उन्हें हमेशा होस्ट सेल चाहिए फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या चाहिए? होस्ट सेल चाहिए फॉर मल्टीप्लिकेशन। कहना क्या चाह रहा हूं, आओ इधर देखो। मान लो बच्चों ये कल्चर मीडियम है, देख लो, अच्छे समझ लो, हटाऊंगा मैं, रहेगा नहीं ये कल्चर मीडियम है, इसमें मैंने रख दिया रेडियो एक्टिव सल्फर। वायरस तो मल्टीप्लाई करेगा नहीं, फिर सर? अरे तो बैक्टीरिया रखो ना, इकोलाई, यहां बैक्टीरिया में गया ये सल्फर, बैक्टीरिया में पहुंच गया रेडियो एक्टिव सल्फर। ये रेडियो एक्टिव सल्फर कहां लग जाएगा बैक्टीरिया में? उसके मिथियोनिन और सिस्टीन में। तो बैक्टीरिया में अमीनो एसिड कैसा हो गया? रेडियो एक्टिव। ठीक, अब लाओ वायरस, वायरस से अटैक कराओ, लो ले आया, वायरस आया, वायरस आया, जुड़ गया, अपना डीएनए, जो डीएनए है, ये जो डीएनए है इसे छोड़ देगा। कहां?
यहां पर छेद करेगा और अपना डीएनए छोड़ देगा। लो डीएनए छोड़ दिया, वायरस ने अपने डीएनए को छोड़ दिया। अब डीएनए रेप्लिकेट करेगा, वायरस को पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरा डीएनए है कि किसका है। ठीक है, तो बस आकर अंदर इसके डीएनए रेप्लिकेशन की मशीनरी यूज करेगा, इसके रेप्लिकेशन की मशीनरी यूज करेगा और मल्टीप्लाई करेगा। तो चलो मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखो ना, ये डीएनए 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, हजारों डीएनए हो गए। कितने हो गए? हजारों। प्राणजीव, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की भी बात कर रहे हो तुम, बायोटेक आने दो ना उसको, तो वहीं पर छेड़ेंगे इसको, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, है ना, तो वहां पर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अभी सिर्फ इसकी बात करते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मामला ये है बच्चे, मान लो ये ई कोलाई है, थोड़ा सा तुझे बाकी लोग नहीं सुनना, बस इसको सुनने दो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में मान लो ई कोलाई है ये, इसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? ई कॉर्बन। कौन सी? ई कॉर्बन। वायरस का डीएनए आया, मान लो इसके पास ई कॉर्बन से कटने वाली साइट नहीं है, तो ये डीएनए बच गया या नहीं? अगर है तब तो कट गया, लेकिन नहीं है तो बच गया। तभी बच गया वाला केस करते हैं। बाकी लोग अब सुनना शुरू करो भाई, ठीक है। ये उसको बोल रहा था मैं बोल रहा हूं वायरस का डीएनए आया, बैक्टीरिया को तो पता ही नहीं, उसे बोला डीएनए, चलो रेप्लिकेट करवा देते हैं। रेप्लिकेट हो गया, हजारों डीएनए बन गए बाय यूजिंग डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी। किसकी मशीनरी यूज की गई? बैक्टीरिया की। ठीक है, अब डीएनए रेप्लिकेट हो गया, अब इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा। अब जब ट्रांसलेशन होगा बच्चों, तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। अब प्रोटीन के नाम पर क्या बनेगा? वायरस में प्रोटीन के नाम पर उसका प्रोटीन कोट है और कुछ है ही नहीं। तो डीएनए से चलो प्रोटीन बनना शुरू हुआ। मान लो प्रोटीन कोड बनना शुरू हुआ, क्या कलर, क्या क्या क्या, ये ले लेते हैं। चलो प्रोटीन कोड बनना शुरू हुआ बच्चों, ये देखो हर डीएनए से आरएनए प्रोटीन बनने लगा। प्रोटीन कोट ही तो बन रहा है, लो बन गए प्रोटीन। अरे एक डीएनए आया था, मल्टीप्लाई होकर हजारों हो गए। हजारों डीएनए से भाई राहुल, वो बाद में, रेस्ट्रिक्शन साइट, पैलिंड्रोम, वो सब बाद में है ना, हाँ बाद में। बस इतना ही है, बस पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस पढ़ा दिया था कि अगर कोई डीएनए उल्टा पुल्टा सेम रीड करे तो उसे पैलिंड्रोमिक कहते हैं ना। बाकी बातें कब आएंगी? बायोटेक में, राइट? आ जाएगा, ये भी काय को चिंता करते हो। बस अब देखो, वायरस का डीएनए आया, एनसीईआरटी का सेकंड पैराग्राफ डील कर रहा हूं मैं, चाहो तो आप पढ़ लो, वहां यही लिखा है। डीएनए आया, रेप्लिकेट हुआ, हजारों डीएनए बन गए। अब ये जो हजारों डीएनए बन गए, अब इनका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बन गया। अब जब प्रोटीन बन गया तो एक एक डीएनए पैक कर दो सब में, एक एक डीएनए सब में पैक कर दो। चलो पैक करता हूं, ये हटा देता हूं और इन डीएनए को भर देता हूं यहां अंदर। चलो भर देता हूं, लो डीएनए भर रहा हूं, ये लो डीएनए भर दिया। अरे ये तो हजारों वायरस बन गए बच्चों। क्या बन गए? हजारों वायरस। अब ये क्या करेंगे? बैक्टीरिया की बाउंड्री तोड़ेंगे और बाहर निकल जाएंगे। देखा? लेकिन आपने गौर किया, जब डीएनए से प्रोटीन बन रहा था तो एमिनो एसिड तो लिया होगा ना सेल से। तो कैसा एमिनो एसिड लिया? रेडियो एक्टिव। तो प्रोटीन कोड कैसा बना है बच्चों? रेडियो एक्टिव। ठीक है, डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव, क्योंकि सल्फर तो डीएनए में लगेगा नहीं, तो डीएनए तो नॉन रेडियो एक्टिव ही बनेगा। लेकिन प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड लग जाएंगे ना, मिथियोनिन और सिस्टीन, तो प्रोटीन कोट कैसा होगा? रेडियो एक्टिव। क्या ये क्लियर है सबको? प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव सल्फर में कहां लगेगा? अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड रेडियो एक्टिव है, मतलब प्रोटीन रेडियो एक्टिव बनेगा। डीएनए में सल्फर नहीं, तो डीएनए तो नॉन रेडियो एक्टिव बना। मतलब यहां से जो वायरस निकल रहे हैं उनमें प्रोटीन कोड कैसा है? रेडियो एक्टिव। डीएनए कैसा है? नॉन रेडियो एक्टिव। क्या ये सभी को क्लियर है? ये बच्चों सेकंड पैराग्राफ था मेरा, मैं चाहता तो ना बताता, लेकिन फिर मजा नहीं आता। दोबारा रिपीट कर दूं? अच्छा ठीक है। वैशाली देखो, मैं ये बोल रहा हूं, ये वायरस आया, इस सेल के डीएनए को इस सेल में आया, अपना डीएनए छोड़ दिया, डीएनए का रेप्लिकेशन किया। डीएनए जब रेप्लिकेट कर रहा था तो सल्फर तो होता नहीं, तो रेडियो एक्टिव सल्फर डीएनए में नहीं लगा, तो डीएनए तो नॉन रेडियो एक्टिव बना। फिर डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से क्या बना? प्रोटीन। जब प्रोटीन बन रहा है तो रेडियो एक्टिव सल्फर भी उसमें लगा, तो प्रोटीन कोड कैसा बना? रेडियो एक्टिव।
सही है, और डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव। अच्छा चलो इसका उल्टा कर दूं, सोचो अगर मैंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाला होता तो फिर क्या रेडियो एक्टिव बनता, डीएनए या प्रोटीन कोट? हाँ प्रशांत, क्या रेडियो एक्टिव बनता? अगर मैं रेडियो एक्टिव फास्फोरस डालता यहां तो क्या रेडियो एक्टिव होता, डीएनए या प्रोटीन कोट? बोलो बोलो बोलो। अगर मैं रेडियो एक्टिव क्या डालता, फास्फोरस, फिर तो डीएनए में लगता ना, फिर तो डीएनए रेडियो एक्टिव होता ना सर है। अच्छा ठीक है, चलो मैं ऐसे करता हूं, ऐसे ही फास्फोरस का करेंगे तो डीएनए रेडियो एक्टिव आ जाएगा। सही है, एक बार देख लो, अरे दूसरी तरफ देख लो, काहे को झमेला रखना। ये देखो, मान लो कंटेनर में रेडियो एक्टिव फास्फोरस होता, मैं बैक्टीरिया रखता यहां, क्या रखता, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, लाओ वायरस को जुड़वाओ, वायरस आया जुड़ गया, अपना डीएनए छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, डीएनए जो कि कैसा है, नॉन रेडियो एक्टिव। अब नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए छोड़ दिया, लेकिन ये डीएनए जब आएगा रेप्लिकेशन करेगा तो डीएनए के लिए फास्फोरस कैसा मिल रहा है, इसको रेडियो एक्टिव मिल रहा है ना, तो जो भी नया डीएनए बनेगा यहां वो रेडियो एक्टिव बनेगा। चलो रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव डीएनए बनेगा, सही है, डीएनए रेडियो एक्टिव। अब चलो इसको आरएनए प्रोटीन बनाने दो, लेकिन अब प्रोटीन जब बनेगा, प्रोटीन में तो फास्फोरस नहीं है ना बच्चों, प्रोटीन में फास्फोरस नहीं है, तो प्रोटीन कैसा बनेगा, नॉन रेडियो एक्टिव। प्रोटीन कैसा बनेगा, नॉन रेडियो एक्टिव। ये देखो, अब सब में डाल दो एक एक डीएनए डाल दो, एक डीएनए डाल दो, ये लो डीएनए डाल दिया, कैसे हो गए, बन गए ना वायरस हजारों, ठीक है, डीएनए रेडियो एक्टिव हो गए। अब बैक्टीरिया को मार के निकल जाएंगे, अरे इकोलाई में इम्यून सिस्टम थोड़ी ना बच्चा ईशा, ठीक है। अच्छा तो देखो मेरी बात साफ साफ सुनो, क्या रेडियो एक्टिव सल्फर में डालोगे तो प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव होगा, रेडियो एक्टिव सल्फर में रखोगे तो प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव बनेगा, बैक्टीरिया के अंदर बनेगा। अगर रेडियो एक्टिव फास्फोरस में रखोगे तो प्रोटीन कोट नहीं, डीएनए रेडियो एक्टिव होगा। मोमिन तेरा भी कमेंट आ रहा है, अच्छा मैं इन दोनों डायग्राम को पढ़ा रहने देता हूं, वैसे मैं मिटाने वाला था, ठीक है। अच्छा अब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इनके एक्सपेरिमेंट की शुरुआत मैं यहां से करता हूं, देखो इनके एक्सपेरिमेंट की शुरुआत यहां से करता हूं, दो केस ले रहा हूं, T2 बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज multiplied in bacteria with S35, एक केस, ठीक है। दूसरा T2 बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज, एनसीईआरटी का डायग्राम सामने रख सकते हो, T2 बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाइड, वैसे तो जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ यही बता रहा हूं, मल्टीप्लाइड इन बैक्टीरिया विथ P32 रेडियो एक्टिव फास्फोरस। तो क्या हुआ, जो रेडियो एक्टिव है, देखो तो जो जब रेडियो एक्टिव सल्फर में मल्टीप्लाई किया, ये रेड कलर यूज कर रहा हूं बच्चे रेडियो एक्टिव के लिए, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं जब रेडियो एक्टिव सल्फर में रखा था तो वायरस का प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव हो गया था, प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव हो गया था, लेकिन डीएनए जो है वो तो नॉन रेडियो एक्टिव रहा था, है ना। तो डीएनए कैसा है, नॉन रेडियो एक्टिव, डीएनए है नॉन रेडियो एक्टिव, और जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन कोट है, या बोलो कैप्सूल है या कैप्सिड है, प्रोटीन कोट है या कैप्सूल है या कैप्सिड है, ये कैसा है, लाल रंग से, रेडियो एक्टिव सल्फर था ना, तो प्रोटीन कोट ही तो रेडियो एक्टिव होगा, सही है। अब मैं रेडियो एक्टिव को आर लिखूंगा, नॉन रेडियो एक्टिव को एनआर लिखूंगा, ठीक है। रिचा फिर से सुन लो मेरी बात, यहां पर वही चीज मैं बता रहा हूं, अगर किसी वायरस को इकोलाई को सल्फर, अरे इकोलाई को सल्फर फास्फोरस क्यों नहीं चाहिए, इकोलाई के डीएनए में फास्फोरस नहीं है क्या, उसे भी तो डीएनए अपना खुद भी बनाना होगा तो फास्फोरस चाहिए होगा, खुद का प्रोटीन बनाना होगा तो सल्फर तो चाहिए, तभी तो मिथियोनिन और सिस्टीन अमीनो एसिड बनेगा,
सही है। अब आता है रेडियो एक्टिव टॉपिक को, शॉर्ट में फिर से वही बता रहा हूं, देख लो ऋचा। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर रेडियो एक्टिव सल्फर देकर करोगे तो रेडियो एक्टिव सल्फर डीएनए में तो नहीं लगेगा, क्योंकि डीएनए में तो सल्फर होता ही नहीं, प्रोटीन में होता है। तो क्या रेडियो एक्टिव हो जाएगा? प्रोटीन, डीएनए नहीं। लेकिन दूसरे में जब फास्फोरस दिया है तो फास्फोरस तो प्रोटीन में है नहीं, तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगा। कौन रेडियो एक्टिव होगा? डीएनए। तो चलो अगले केस में जहां P32 में मल्टीप्लाई कराया है उसका प्रोटीन कोड फास्फोरस, तो प्रोटीन में तो फास्फोरस नहीं है ना, तो प्रोटीन कोड तो नॉन रेडियो एक्टिव रहेगा। प्रोटीन कोड क्या रहेगा? नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक है, एनआर लिख दे रहा हूं भाई शॉर्ट में, है ना, नॉन रेडियो एक्टिव। और जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव होगा। डीएनए रेडियो एक्टिव, जो पीछे बताया था वही चीज यहां पर बता दी। डीएनए कैसा है? रेडियो एक्टिव। सिंपल कर लो, सीधा सीधा दिमाग में बैठा लो। रेडियो एक्टिव सल्फर देंगे तो रेडियो एक्टिव सल्फर डीएनए में तो लगेगा नहीं, प्रोटीन कोट में लगेगा। तो कौन रेडियो एक्टिव हो जाएगा? प्रोटीन कोट। लेकिन रेडियो एक्टिव फास्फोरस दिया तो प्रोटीन में फास्फोरस तो है नहीं, तो फास्फोरस प्रोटीन पे तो लगेगा नहीं, तो वो तो नॉन रेडियो एक्टिव रहेगा। फास्फोरस रेडियो एक्टिव कहां जाके लगेगा? डीएनए में, तो डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है जी। अच्छा, तो बच्चों ये शुरुआत थी। अब हम इनके एक्सपेरिमेंट को, अब इन पूरे को हम इनके एक्सपेरिमेंट को 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहला लेकर आ रहा हूं इन्फेक्शन। पहला स्टेप क्या है? इन्फेक्शन। ओह, कलर चेंज करते हैं इसका। इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन की बात करते हैं। पहला स्टेप है बच्चों इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या होगा वो देखिए आप। इन्फेक्शन में एक नई बैक्टीरिया ले आओ। क्या बोल रहा हूं? एक नई बैक्टीरिया ले आओ। ये लो, एक नई इकोलाई, एक नई इकोलाई जिसको कुछ भी रेडियो एक्टिव नहीं दिया है। सही है, कुछ भी रेडियो। डीएनए और फास्फोरस क्या होता है भाई? डीएनए ही, फास्फोरस डीएनए में ही तो लगेगा। अच्छा तनवीर, डीएनए में ही फास्फोरस होता है। ये लो नई इकोलाई, और इस इकोलाई को कुछ भी रेडियो एक्टिव नहीं दिया, ध्यान रखना, कुछ भी रेडियो एक्टिव नहीं दिया। शिफा आपके भी कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इन्फेक्शन कराओ, मतलब अटैक कराओ, तो ले आओ। ये वाला वायरस आ गया जुड़ने, ये वाला वायरस आ गया, देखो वायरस आ गया जुड़ने, वायरस आ गया, जुड़ गया। अब बैक्टीरियल सेल वॉल में होल क्रिएट करेगा और अपना नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए छोड़ रहा है। देखो आपको फील है कि डीएनए जा रहा है, इसलिए मैं डीएनए यहां बना रहा हूं। देखो डीएनए जा रहा है, सही है, इन्फेक्शन यही है। अच्छा उधर आओ, उधर ये ले आओ, ये देखो वायरस जुड़ रहा है, वायरस जुड़ा, सेल वॉल में होल किया और अपना डीएनए छोड़ा। कैसा डीएनए छोड़ रहा है? रेडियो एक्टिव। तो देखो ये डीएनए, देखो मैं फील करा रहा हूं कि डीएनए अंदर जा रहा है बैक्टीरिया के। ये है इन्फेक्शन। ठीक है, डीएनए आ गए। विभाग क्या डाउट है बोल देना। तो ये इन्फेक्शन हो गया भाई, इन्फेक्शन यही है। अब क्या करें? इन्फेक्शन हो गया। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट बच्चों, हम इतने काबिल नहीं हैं, हम इतने काबिल नहीं हैं कि एक बैक्टीरिया और एक वायरस को पकड़कर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली टेस्ट ट्यूब में चल रहे हैं। कहां चल रहे हैं? टेस्ट ट्यूब में। मेरा कहने का मतलब ये है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें ढेर सारी बैक्टीरिया थी, वायरस जाकर जुड़ गए, वायरस जाकर जुड़ गए और अपना डीएनए छोड़ दिया। तो डीएनए कहां जा चुका है? वायरस जुड़ गया और अपना डीएनए छोड़ दिया, डीएनए छोड़ दिया। यही तो है इन्फेक्शन। अरे वायरस ने अपना डीएनए छोड़ दिया। इन्फेक्शन यही है मोमिन, कि वायरस, देखो ये बैक्टीरिया जो लिया है मैंने, इनमें कुछ भी रेडियो एक्टिव नहीं है, बिल्कुल नई बैक्टीरिया है। ठीक है, अब इनमें वायरस का अटैक कराओ, तो वायरस जाके जुड़े और सेल वॉल में होल किया, अपना डीएनए छोड़ दिया। यही है इन्फेक्शन। सही है, चलो अब इसके आगे देखते हैं। इन्फेक्शन तो हो गया। अब मैं बोल रहा था एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब में करा रहा हूं। टेस्ट ट्यूब में दिखा दिया कि बैक्टीरिया से कौन जुड़ा? वायरस, और अपना अपना डीएनए छोड़ दिया, डीएनए छोड़ दिया भाई। अब क्या?
अब सुनो तो, अब मेरा मकसद ये है कि ये जो बैक्टीरिया के ऊपर वायरस का कोट चिपका है ना, ये हटाना है। ये क्या? इसे हटाना है। ठीक है, इसे हटाना है। हाँ, लेबलिंग भी आ सकती है। अब हटाना है तो क्या करूं? ऐसा करो ना, इस टेस्ट ट्यूब का जो कंटेंट है इसे एक ब्लेंडर में डालो और हिला डालो, शेक कर दो, मिक्सी की तरह ब्लेंडर में शेक कर दो, तो क्या होगा? वायरस और बैक्टीरिया के बीच का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। यह है ब्लेंडिंग। अच्छा, मतलब ब्लेंडिंग में क्या होगा? देखो तो, ब्लेंडिंग में क्या होगा, आ जाओ देखते हैं। ब्लेंडिंग में हुआ ये बच्चों कि ये इकोलाई थी, इसके अंदर डीएनए जा चुका है वायरस का। अब ये जो वायरस का प्रोटीन कोट है रेडियो एक्टिव, जब शेक कर दिया तो वायरस का प्रोटीन कोट यहां इससे अलग हो गया। ये लो, अलग हो गया। ये है ब्लेंडिंग, अलग करना। ठीक है। अच्छा, टेस्ट ट्यूब में दिखाऊं? टेस्ट ट्यूब में भी देख लो। ये देखो, जब कंटेंट को शेक कर दिया ब्लेंडर में तो ये बैक्टीरिया है और वायरस का जो कोट था वो इनके कांटेक्ट से अलग हो चुका है। ये देखो, अलग हो चुका है। ये है मामला, और क्या। ठीक है। हाँ, नीट के बारे में क्या बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा, चिंता ना करो यार, चिंता ना करो, सब बताऊंगा। अच्छा, ठीक है। अब शेक करके इनको हिला डाला, अलग अलग कर दिया। उधर भी करो भाई, उधर क्यों छोड़ रहे हो? आ जाओ। तो ब्लेंडिंग में ये रहा, इसके अंदर वायरस का कैसा डीएनए गया है? रेडियो एक्टिव डीएनए गया है। ठीक है। और वो वायरस का प्रोटीन कोड अलग हो गया। ये देखो, ये अलग हो गया। लो भाई, ब्लेंडिंग हो गई। वायरस का प्रोटीन कोड बैक्टीरिया से अलग हो गया। तो चलो, इन्फेक्शन की थ्योरी अगर मुझे लिखने को कोई बोले तो मैं बोलूंगा मीडियम, सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ भाई, आगे हेडिंग तो चेंज करें। ये देखो, स्टेप फर्स्ट हो गया है। स्टेप सेकंड की बात करूं तो स्टेप सेकंड दिखाया मैंने, ब्लेंडिंग। बहुत अलर्ट रहे। स्टेप सेकंड है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या किया मैंने? मीडियम इज एजिटेटेड। एजिटेट करना मतलब बच्चों शेक करना। अपने नोट्स में अलग से लिख लेना, एजिटेट मतलब शेक करना। इन अ ब्लेंडर, मिक्सर की तरह ब्लेंडर में हिला डाला। किस लिए? टू रिमूव क्या? एम्प्टी वायरल कोट। टू रिमूव एम्प्टी वायरल कोट। ये जो खाली वायरल कोट हैं, इन्हें बैक्टीरिया से हटाने के लिए हमने ब्लेंडिंग की है। नीट में सवाल आ जाएगा, ब्लेंडिंग का मकसद क्या था? तो याद रखना, ब्लेंडिंग का मकसद यही है कि बैक्टीरिया के सरफेस से वो जो खाली वायरस कोट है उनको हटाना। यह है ब्लेंडिंग की वजह। ठीक है। अब ये टेस्ट ट्यूब में था बच्चों। हां, अब कराना है अगला स्टेप, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब बात आई, सर सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों करा रहे हो? एनसीईआरटी में लिखा है, सब बता रहा हूं, इंतजार करो। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों कराना है ये देखना है अपन को। देखो, इन्फेक्शन, चिपक गए वायरस बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन, अलग करवा दिया वायरस के कोट को बैक्टीरिया से, ब्लेंडिंग। अब बात आई कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों कराने। ये डायग्राम मैं यहीं बनाऊंगा। ठीक है। तो सुनिए, मत समझो, मकसद समझो मेरी बात। हाँ, मतलब ये है, देखो बच्चों, अभी इस वाले टेस्ट ट्यूब में देखो जरा, बैक्टीरिया और वायरस कोड पूरा बिखरा पड़ा है। बैक्टीरिया और वायरस कोड बिखरा पड़ा हुआ है। बैक्टीरिया और वायरस कोड बिखरा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि सारी बैक्टीरिया एक जगह हो जाए। भारी है, एक जगह हो जाए। वायरस कोड हल्का है, एक जगह हो जाए। तो सेंट्रीफ्यूज करा दो ताकि सारी बैक्टीरिया भारी है नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, और जो बैक्टीरिया है सारी, ये जो वायरस कोट है ऊपर रह जाएंगे, बैक्टीरिया भारी है नीचे आ जाएंगी। आ जाओ डायग्राम में देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो, ये रहा टेस्ट ट्यूब बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो भारी कौन है? बैक्टीरिया, वो नीचे जमा हो गई। बच्चे, इनके अंदर जो डीएनए ना वो भी बना दे रहा हूं। डीएनए सफेद है, मतलब नॉन रेडियो एक्टिव है ना। तो
ये ऐसे नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए है ना, नीचे जमा हो गया। और जो प्रोटीन कोट है बच्चे, वो तो रेडियो एक्टिव है, वो ऊपर तैरता रहेगा। हल्का है ना वायरस कोट, वायरस कोट हल्के हैं, ये ऊपर तैरते रहेंगे, ठीक है, ऐसे वायरस कोट ऊपर तैरते रहेंगे। यही तो चाह रहा था सेंट्रीफ्यूगेशन में। सेंट्रीफ्यूगेशन इसीलिए कराया ताकि सारी बैक्टीरिया एक जगह हो जाए, सारे वायरस कोट एक जगह हो जाए। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों कराया, लिख देता हूं, सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों कराया। मीडियम इज सेंट्रीफ्यूज्ड, मीडियम इज सेंट्रीफ्यूज्ड, किस लिए, टू सेपरेट बैक्टीरिया एंड empty viral coat and empty viral coat in the medium, empty viral coat in the medium, empty viral coat in the medium, अलग करने के लिए। अच्छा मेरी बात तो सुनो आप अच्छे से, एजिटेट मतलब शेक, लिख के रख लो, बाद में भारतीय दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एजिटेट मतलब शेक करना। अच्छा अब देखो बच्चों, जो भारी है ना उसे कहते हैं पैलेट, जो भारी है वो पैलेट है, और जो हल्का है ऊपर तैर रहा है उसे कहते हैं सुपरनेटेड। जो हल्का है जो ऊपर तैर रहा है उसे सुपरनेटेड कहते हैं, जो भारी है नीचे जमा हो गया उसे पैलेट कहते हैं। मोहम्मद शाकिल ब्लेंडिंग से, ओ भाई मिक्सर में ब्लेंडर में रख के हिला डाला तो अलग हो ही जाएगा ना यार। अच्छा ठीक है, अब बताओ बच्चों पैलेट में कौन मिला है आपको, बैक्टीरिया है ना। बैक्टीरिया के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव, क्या जो रेडियो एक्टिव वो लाल रंग से है। अच्छा बच्चों ट्रांसडक्शन पूरा नहीं पढ़ा है पीयूष हमने, इसका हमने आधा पढ़ा है जो एनसीईआरटी में दिया है। नहीं तो वायरस का डीएनए, वायरस क्या करता है, लाइसोजेनिक साइकिल जो डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं वहां से कनेक्ट होगा ये, ठीक है ना। अभी आधा अधूरा पढ़ रहे हो जो कि एनसीईआरटी में दिया, ठीक है। आ जाओ इधर, मैं ये बोल रहा हूं वायरस जो रेडियो एक्टिव लाल रंग से बनाया है, तो इधर देखो बैक्टीरिया के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव है क्या, नहीं। डीएनए भी है, वो भी नॉन रेडियो एक्टिव है वायरस वाला। और हां प्रोटीन कोट लाल रंग का बनाया है, तो सुपरनेटेंट में क्या मिला है आपको, एम्प्टी वायरल कोट। क्या मिला है, एम्प्टी वायरल कोट। ये कैसा है, रेडियो एक्टिव। वायरल कोट कैसा मिला है, सुपरनेटेंट कैसा मिला है, रेडियो एक्टिव। बैक्टीरिया के अंदर कुछ भी रेडियो एक्टिव नहीं है, तो कैसा है ये, नॉन रेडियो एक्टिव। क्या ये क्लियर है बच्चों। अब उधर भी तो चलो, उधर भी देखना है भाई, ऐसे थोड़ी ना होगा। उधर आओ, इधर सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, इधर भी तो बच्चों नीचे की तरफ ये बैक्टीरिया नीचे जमा हो जाएंगी। और सुनो बैक्टीरिया के अंदर देख रहे हो लाल रंग का डीएनए, मतलब रेडियो एक्टिव डीएनए है। लाल रंग का डीएनए मतलब रेडियो एक्टिव डीएनए। अरे वायरस का डीएनए रेडियो एक्टिव था, ठीक है। अच्छा प्रोटीन कोट तो नॉन रेडियो एक्टिव है, तो नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट ऊपर तैर रहा है। ये देखो प्रोटीन कोट ऊपर तैर रहा है। इस बार बच्चे फिर से वही कहानी है, क्या पैलेट में क्या मिला आपको, बैक्टीरिया जिसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए है। तो पैलेट कैसा है, रेडियो एक्टिव। पैलेट कैसा है, रेडियो एक्टिव। हां और जो सुपरनेटेंट है वहां फिर से वायरल कोट मिला है, खाली वाला। सुपरनेटेंट में क्या मिला है, एम्प्टी वायरल कोट। कुछ रेडियो एक्टिव है क्या, नहीं, सफेद रंग से है। एनआर लिख दे रहा हूं, जगह की कमी है। एनआर मतलब नॉन रेडियो एक्टिविटी। बच्चे लाइटिक लाइसोजाइनिक साइकिल प्लांट किंगडम में आएगा समीर, ठीक है, तो ध्यान दो। अभी तो आगे तो मैं एक बाउंड्री खींच दूं, ये लो खींच दिया। अच्छा अब सुनो, देखो फिर से एक बार करते हैं। पहले तो रेडियो एक्टिव सल्फर दिया तो प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव हो गया। रेडियो एक्टिव फास्फोरस दिया तो डीएनए रेडियो एक्टिव हुआ। बैक्टीरिया में अटैक कराया तो इसमें तो नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए था, नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए गया। इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था, रेडियो एक्टिव डीएनए गया। अब ये लेकिन बैक्टीरिया के सरफेस पे चिपका हुआ है, तो ब्लेंडर में डाल के हिला डालो तो बैक्टीरिया और वायरस के बीच का कांटेक्ट अलग हो गया। एम्प्टी वायरल कोट अलग हो गया, बैक्टीरिया अलग, सही है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन करा दो, सारी बैक्टीरिया जितनी है सब नीचे जमा हो गई। इधर नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए वाला बैक्टीरिया है, उधर रेडियो एक्टिव डीएनए वाला, इसीलिए तो उधर पैलेट रेडियो एक्टिव है और इधर नॉन रेडियो एक्टिव। अच्छा दूसरा ये जो
प्रोटीन कोट है इधर सुपरनेटेंट में जो मिला है वो रेडियो एक्टिव, इधर नॉन रेडियो एक्टिव है। अच्छा, तो सर प्रूव क्या हुआ डीएनए जेनेटिक मटेरियल? सुनिए, उनका क्या कहना था, पैलेट मतलब जो नीचे सेटल डाउन हुआ है, सुपरनेटेंट मतलब जो फ्लोट कर रहा है ऊपर, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, इनका कहना था, इनको इतना पता था उस जमाने में क्या, उनका कहना था वायरस की जो चीज, एनसीईआरटी फिर से, वायरस की जो चीज बैक्टीरिया में चली जाए, जो एक से दूसरी जगह चली जाए, वो जेनेटिक मटेरियल है, राइट। तो इन्हें क्या कहना था, देखो ध्यान से सुनना, कहना यह है कि अगर, देखो इधर क्या हुआ, उनका कहना था कि जब हमने रेडियो एक्टिव सल्फर दिया तो प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव हो गया। बस बोलूंगा बच्चे, नीट के बारे में भी चिंता ना करो डेविड, अभी सुनो, बस ये क्लोज कर लें, आगे थोड़ा सुनिए। मैं बोल रहा हूं रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर जब दिया तो उन्होंने बोला प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव हो गया। उनका कहना था जब हमने रेडियो एक्टिव सल्फर दिया तो प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव हो गया। क्या रेडियो एक्टिव हो गया? प्रोटीन कोट। और जो रेडियो एक्टिव हुआ है वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं है। कौन रेडियो एक्टिव नहीं है? बैक्टीरिया के अंदर वो चीज जो रेडियो एक्टिव करी थी। क्या रेडियो एक्टिव किया था? प्रोटीन कोट। वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया, और बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया इसका मतलब वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इनका कहना था बैक्टीरिया के अंदर जो जाएगा वो जेनेटिक मटेरियल है। तो क्या रेडियो एक्टिव किया था? रेडियो एक्टिव सल्फर देगा प्रोटीन कोट, और वो तो रेडियो एक्टिव हुआ नहीं। प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव था, लेकिन वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया। गया क्या बैक्टीरिया के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव? नहीं। तो जो रेडियो एक्टिव किया था बोले तो प्रोटीन, वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया, मतलब प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। फिर इनका कहना था हमने जब रेडियो एक्टिव फास्फोरस दिया, जब रेडियो एक्टिव फास्फोरस दिया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस दिया तो क्या रेडियो एक्टिव हो गया? डीएनए। और जो रेडियो एक्टिव किया था बोले तो डीएनए जो रेडियो एक्टिव किया था वो बैक्टीरिया के अंदर है। क्या अंदर है? रेडियो एक्टिव जो किया था बोले तो डीएनए। इसका मतलब वायरस का डीएनए ही है जो बैक्टीरिया के अंदर जाता है। दस दे प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बात समझ में आई बच्चों? वायरस का प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव किया, प्रोटीन कोट बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया, तो प्रोटीन कोट अंदर नहीं गया ना बैक्टीरिया के, तो प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अगर जब डीएनए रेडियो एक्टिव किया तो डीएनए तो गया ना, देखो डीएनए रेडियो एक्टिव है अंदर। इससे क्या प्रूव हुआ कि वायरस की जो चीज बैक्टीरिया के अंदर गई वो जेनेटिक मटेरियल। बताओ क्या गया? डीएनए ही तो गया। दस दे प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। देखो मैं अगले पेज में लिख देता हूं, क्या लिख दूं? दस दे, या ऐसे लिखता हूं, रुको क्या लिखूं? देखो दिस, उसके आगे दिस इंडिकेट्स दैट प्रोटीन ऑफ वायरस डजंट एंटर बैक्टीरिया, तो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बट DNA of virus enter bacteria, तो क्या गया वायरस का? DNA। thus they proved that DNA is the genetic material। thus they proved that DNA is the genetic material। सही है, DNA जेनेटिक मटेरियल है। एक चीज और बच्चे, एक चीज और बताना चाहूंगा, बात करूंगा मैं, चिंता ना करो, क्लास वाला टाइम नहीं खराब करेंगे, उसमें अपन क्लास का ही पढ़ेंगे, उसके बाद बात होगी 2 मिनट, ठीक है? सुनिए मेरी बात बच्चों, ये नहीं होना चाहिए कि अपन क्लास के टाइम पे सब कर रहे हैं। अच्छा सुनिए मेरी बात, नीट में आ गया क्या? ब्लेंडिंग क्यों की, सेंट्रिफिकेशन क्यों किया? एनसीईआरटी में जहां पर ये डायग्राम बना है, ऊपर वाला पैराग्राफ, सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ो, ब्लेंडिंग और सेंट्रिफिकेशन। आपको लगेगा बच्चों सेम दिया है, सेम दिया है, पढ़ के देखो फर्स्ट पैराग्राफ जहां डायग्राम बना है, समझे क्या? तो मैं बताता हूं कैसे पकड़ना है, ध्यान से समझना मेरी बात को, फालतू की बातें नहीं करनी है अपन को। तो मैं बोल रहा हूं कैसे पकड़ना है। अब इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं ये बात। पता है मैंने जानबूझकर वर्ड यूज किया बच्चों, ध्यान देना,
ब्लेंडिंग में रिमूव वर्ड को पकड़ना, सेंट्रीफ्यूज में सेपरेट वर्ड को पकड़ना। एनसीईआरटी में जाके देखो, ब्लेंडिंग में रिमूव है और सेंट्रिफिकेशन में सेपरेट है, तो यहां से पकड़ना बच्चों इसको, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना, मिक्स नहीं होना चाहिए। आ जाओ अब आगे। अब मैं बोल रहा था डीएनए जेनेटिक मटेरियल पूरी दुनिया मान गई, फिर तुरंत कुछ सालों में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वो भी दुनिया मान गई। आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रूव किया था किसने? फ्रैंकल कॉनरेड्स ने। किसने? फ्रैंकल कॉनरेड्स ने, ऑन टोबैको मोज़ैक वायरस। सही है? ठीक है, हाँ बिल्कुल ईशा, रिमूव ब्लेंडिंग के लिए, सेपरेट सेंट्रिफिकेशन के लिए। आरएनए जेनेटिक मटेरियल वो भी प्रूव कर दिया गया। किसने प्रूव किया? फ्रैंकल कॉनरेड्स ने, टोबैको मोज़ैक वायरस में। अरे भाई याद करो ना, कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि टीआईपी, टिप, टी से है टोबैको मोज़ैक वायरस, आई से है इन्फ्लुएंजा वायरस, पी से है पोलियो वायरस। सही है? फिर अगला क्यूबी बैक्टीरियोफेज, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। आपको बताऊं बच्चों, ये एनसीईआरटी ने गलती से क्यूबी लिखा है, एक्चुअली इस वायरस का नाम है क्यूबीटा बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है? क्यूबीटा बैक्टीरियोफेज। क्यूबी हिंदी में बच्चों सेम लिखा है, उसकी दिक्कत नहीं है। संजय राठौड़ अलग अलग लिखा है, चिंता ना करो, ठीक है? तो क्यूबी बैक्टीरियोफेज एक्चुअली क्यूबीटा बैक्टीरियोफेज है, ठीक है ना? लेकिन हमें तो एनसीईआरटी परम सत्य है, जो लिखा है वही मानना है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। फिर रेट्रोवायरस लाइक एचआईवी, इसमें भी आरएनए है, रेट्रोवायरस लाइक एचआईवी, है ना? और एक हाल ही में आया था कोरोना वायरस, ये भी तो आरएनए वायरस है। तो बच्चों डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, पूरी दुनिया मान गई। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो भी प्रूव कर दिया हमने। अब अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें डीएनए वर्सेस आरएनए पढ़ना है। लेकिन बच्चों अब तो ये बाद की बात होगी, ठीक है? तो आज की ये हिस्सा तो क्लोज करता हूं, फिर मुझे जो बताना था, एक जो सीरीज चलाना है मुझे, उसकी बात करता हूं, ठीक है? ये आज का टॉपिक, टाटा बाय बाय, क्लोज हो गया, ठीक है? अब अपन जो सीरीज चलाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। मतलब नीट क्लियर करने के लिए कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सारी बातें मैं करूंगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक एक चीज बारीकी से बात करेंगे। और अगर आपको लगे कि इस पर बात करो, तो वो फिर कमेंट पर आप बता सकते हैं, ठीक है? क्लास के बाद डिस्कस करें, ठीक है ना? आ जाओ, ये बाद में, ठीक है? एक बच्चे का डाउट आ गया, प्यूटेटिव। प्यूटेटिव का मतलब है बच्चों फेमस या कॉमन। एक और वर्ड है कल्मिनेटिंग, का मतलब है, कल्मिनेटिंग का मतलब है कमिंग टू रिजल्ट। मिशन नीट, मिशन एम्स, थोड़ा अपने नाम पर बनाऊं? आ जाओ, अपने नाम पर बनाता हूं। आ जाइए बच्चों। तो आज की शुरुआत हम करेंगे इससे, एमकेजी पीडिया से, फॉर नीट 2026, इस पर बात करेंगे बच्चों। आज इसका फर्स्ट एपिसोड की बात होगी बच्चों। इसमें मैं कुछ ना कुछ आपको बताता रहूंगा कि कैसे क्या आपको नीट क्लियर करने के लिए करना है और क्या नहीं करना है, क्या गलतियां आप करते हो, क्या नहीं करना है, वो सारी जानकारी। मतलब हमारा टारगेट, हमारा मकसद है नीट 2026 क्लियर करना, हर हाल में क्लियर करना है, ठीक है? इसमें आज मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो एनसीईआरटी है उसे कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है इसकी बात बाद में करेंगे, सिर्फ कैसे पढ़ना है, आज इतना ही। तो बच्चों आज का ज्ञान बस इतना ही है कि एनसीईआरटी, जैसे आपको एक टॉपिक आज पढ़ाया गया, आज आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया, उस टॉपिक को नोट से अच्छे से पढ़ लें,
नोट से 2-3 बार पढ़ लें, इसके बाद उसको रिकॉल करें, कॉपी बंद करें, रिकॉल करें कि मैंने क्या पढ़ा, मुझे क्या याद है। और अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो बोलो मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, हो गया ये। अगर कुछ भूल गए हो तो उसे देख लो दोबारा, ओके हो गया। अब ये जो देखे ना आप भूल गए, दोबारा देखे, पता है ये आप एक घटना से जुड़ गया, एक इवेंट से जुड़ गया, आपके दिमाग में वो लाइन नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि आपको एक घटना याद रहेगी कि जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो ये लाइन भूल गया था, तो वो लाइन कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, 2-3 बार पढ़ लिया, रिकॉल कर लिया। अब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है टॉपिक वाइज। मतलब अगर मैंने आज पढ़ाया है आपको, क्या पढ़ाया है कि जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करना है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, तो इस टॉपिक को नोट से अच्छे से पढ़ लिया, फिर एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ते समय आपको मैं अपनी तरफ से जो भी कॉम्प्लेक्स शब्द है उसका मतलब सब बोल दिया करता हूं, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स वर्ड आप मेरे से नहीं पढ़े हो या जैसे भी है, तो उन कॉम्प्लेक्स वर्ड की आगे मीनिंग ढूंढो। जैसे मैंने आज बच्चों क्वेस्ट का मतलब बताया, लॉन्ग सर्च। अगर आपको एनसीईआरटी के वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता है तो फिर समझ में कैसे आएगी एनसीईआरटी? एनसीईआरटी आपको फील होनी चाहिए। मतलब जब आप 2-3 बार पढ़ चुके हो, रिकॉल कर चुके, जब आप एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ पढ़ोगे, आपके सामने इमेज बनना चाहिए कि मैंने ये पढ़ा, इस लाइन का ये मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है, राइट? जैसे मैंने बोला, दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल, बट बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटीरियल was not defined from his experiment। क्लियर कट इमेज बननी चाहिए कि क्या कह रही है ये लाइन, फील करना है एनसीईआरटी को। सही है बच्चों? आज के लिए सिर्फ इतना ही, पहला ज्ञान एपिसोड 1 में, बाकी एपिसोड 2 पर।